नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 31 मार्च 2026 को यानी महीने के आखिरी दिन हमारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हमारी जो पहली न्यूज़ है वो शीतल देवी के बारे में। देखिए, ये हमारी पैरा आर्चर थी। इनको जो है पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। किस उपलक्ष्य में मिला? इन्होंने जो चैंपियनशिप थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप पैरा आर्चरी 2023, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। इसके द्वारा वर्ल्ड आर्चरी द्वारा इसको को जो है सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, जो मंथली कुछ इस तरह के अवार्ड्स होते हैं वो तो इम्पोर्टेंट नहीं होते, लेकिन एक पूरे साल का एक बेस्ट स्पोर्ट्समैन अवार्ड करना अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है। तो शीतल देवी जी का जो नाम है आप याद रखेंगे। नीचे दक्षिण कोरिया एंड 19 वर्ष, ये सब आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है प्रहार, एक मशीन गन है। देखिए दोस्तों, एक होती है गन जो कि एक सिंपल वेपन होता है, एक होती है मशीन गन यानी कि इसमें एक ही समय में ज़्यादा मात्रा में बुलेट्स निकाली जा सके, दुश्मन पे दागी जा सके। तो इस तरह इस मशीन गन का नाम है प्रहार। एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कि प्रहार क्या है? क्या एक यूएवी है यानी ड्रोन है? क्या एक फाइटर एयरक्राफ्ट है? या फिर एक मशीन गन है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि प्रहार जो है मशीन गन है। देखिए, इसको अडानी जो डिफेंस लिमिटेड है उसने इसको बनाया है। इसको जो विशेषता है वो थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। कैलिबर जो इसका सिर्फ 7.62 mm है। वैश्विक जो इसका नाम है नेगेव NG7 एंड मेक इन इंडिया पहल के तहत को बनाया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप इसके बारे में याद रखेंगे प्रहार मशीन गन के बारे में। अगली जो न्यूज़ है, देखिए दोस्तों, गोडाउन जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में है। देखिए, आपको आपको लगा होगा क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होता है। IUCN एक संस्था है जो वैश्विक रूप से जो प्रजातियां हैं वो जो संकटग्रस्त है उनके बारे में एक रैंकिंग जारी करती है। तो यार जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो कैटेगरी है वो सबसे ज़्यादा संकटग्रस्त है, यानी लुप्त होने की कगार पे है। तो काम क्या होना चाहिए? इस तरह की जो प्रभावित प्रजातियां हैं उनके लिए देशों को ये किया जाना चाहिए कि उनको हाईएस्ट सुरक्षा दी जानी चाहिए। तो इसी तरह जो हमारा गोडावण है वो भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड श्रेणी में आता है। अब 10 साल बाद गुजरात के कच्छ में एक नए गोडाउन का जन्म हुआ है। ये अपने आप में एक बड़ी अच्छी बात है, तो इसलिए ये न्यूज में पूछा जा सकता है कहाँ पे हुआ है? कच्छ, गुजरात में हुआ है। इसका जो मुख्यतः वितरण है वो राजस्थान और गुजरात के सेक्टर में ही है। अगली जो न्यूज़ है वो है IONS के बारे में। क्यों है न्यूज़ में? क्योंकि इसकी जो अध्यक्षता है वो इंडिया को मिलने जा रही है लगभग 16 साल के बाद। IONS क्या है? देखिए, एक वैश्विक संगठन है, ठीक है। आई यानी इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, यानी कि नेवी से जुड़ा हुआ देशों के बीच में एक सहयोग संगठन है IONS। इसकी जो अध्यक्षता है 2026 से लेकर 28 तक वो इंडिया को मिलने जा रही है और ये 16 सालों के बाद हो रहा है। स्थापना कब हुई थी? संगठन के बारे में पढ़ लेते हैं। फरवरी 2008 में इसकी स्थापना हुई थी और पहल भी ये भारतीय नौसेना की है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो रोटेशन पे देशों के बीच में चलती है। क्या काम है इसका? हिंद महासागर सेक्टर में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना, यानी कि आपस में जब कोई मानवीय आपदा हो, जब कोई प्राकृतिक संकट हो तो उसमें एक दूसरे देशों का सहयोग करना। और 16 साल बाद भारत को इसकी सुरक्षा मिली है। इसका विजन जो है एक सागर डॉक्यूमेंट है, यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी उस सेक्टर में सबको सिक्योरिटी मिले, सबको ग्रोथ मिले। ये बेसिकली इसका पर्पज रहा है, ठीक है। तो ये जो है IONS की जो है प्रमुख पहल है। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके जो टोटल सदस्य देश है वो है 34, ठीक है। 34 सदस्य देश है। चलिए थोड़ा सा इस सदस्य देशों के बारे में भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो भारत, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, सेशल्स और श्रीलंका। चाहिए इनकी लोकेशन भी देख लेते हैं। सबसे पहले भारत, ये भारत की लोकेशन है। उसके बाद दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, ये बिल्कुल भारत से सटा हुआ बांग्लादेश। उसके बाद पाकिस्तान, ये इंडिया के वेस्ट साइड में पाकिस्तान है। सेशल्स, ये एक छोटा सा द्वीप आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ये है सेशल, जस्ट मेडागास्कर से ऊपर। और उसके बाद ये आपका श्रीलंका हो गया। ये तो हो गए कौन से? दक्षिण एशिया के देश। पश्चिम एशिया के कुछ देश ईरान, ओमान, सऊदी अरब और UAE। यह आपका सऊदी अरब है, ये ईरान है, और उसके बाद आपका UAE यहाँ पे है, छोटा सा संयुक्त अरब अमीरात जिसको बोला जाता है, दुबई इसके इसका मेजर सिटी है। तो ये आ गए आपके पश्चिम एशिया में। कुछ देश पूर्वी एशिया के हैं, केन्या, मॉरिशस, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका और तंजानिया। एंड कुछ दक्षिण पूर्व एशिया के हैं, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बेसिकली दक्षिण एशिया के और पश्चिम एशिया के देशों को याद रखना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड भी इसके जो है मेंबर कंट्रीज है। बेसिकली आप यूं याद रखेंगे
ये हमारा पूरा हिंद महासागर है। इस एरियाज में जो पढ़ने वाले जो कंट्रीज है, ये आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं। किस तरह से कोऑर्डिनेशन करते हैं, देखिए आप कोई कंट्री है, मान लो सेशल्स है, छोटा सा देश है। अब ये चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर यहाँ कोई सुनामी या चक्रवात आता है और वहां पे जान माल की हानि हो जाती है, तो ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ये श्रीलंका की भी बनती है, इंडिया की भी बनती है, पाकिस्तान की भी बनती है, सऊदी अरब की भी बनती है कि यहाँ पहुंच के इनको मानवीय सहायता दी जाए। तो ये संगठन इस तरह से बनाया गया है। बनाया किसने? इंडिया ने बनाया, और लगभग 16 साल के बाद इंडिया को इसकी सदस्यता मिलने जा रही है। ठीक है, चलिए इसमें आगे देखते हैं मेन काम क्या है, उसके बारे में अपन देख लेते हैं। इसका जो मेन काम है वो है मानवीय सहायता, आपात राहत। यानी कि पहली चीज जो मानवीय सहायता है वो पहुंचानी, और कोई भी आपातकालीन अगर स्थिति होती है तो उसमें राहत पहुंचाना। जैसे सुनामी और चक्रवात जैसी घटनाएं हो गई तो मेडिसिन भेजना या फिर जो भी है खाद्य सामग्री भेजना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है। एक समस्या होती है पायरेसी की, जिसको बोला जाता है समुद्री डकैती। यानी कि जो जहाज होते हैं, वो जहाज जब समुद्र से सामान लेके गुजरते हैं तो बहुत सारे ऐसे छोटी बोट्स में इस तरह के डाकू होते हैं, वो उन पे अटैक कर देते हैं। तो इस तरह की पायरेसी होती है, तो आपस में इसमें कोऑर्डिनेट करना और इस तरह की चीजों को रोकना। आगे सूचना का साझाकरण, यानी कि अगर मान लो सऊदी अरब को कोई सूचना मिलती है कि इंडिया का कोई जहाज जा रहा है और उस जहाज पे पायरेसी का अटैक हो जाएगा, तो उस संबंध में उस चीज को एनालाइज करना, और इंडियन गवर्नमेंट उस पर रेस्पॉन्स करती है आपस में कोऑर्डिनेट करके। तो ये भी इसका मुख्य कार्य है। आगे बात कर लेते हैं एनपीटी के बारे में। देखिए दोस्तों, इस पे बात करने से पहले हम थोड़ी सी पीछे बैकग्राउंड में बात कर लेते हैं। होता क्या है, 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पे परमाणु हमला होता है। परमाणु हमला होने के बाद जो जापान के दो शहर है वो तो तहस नहस हो जाते हैं, युद्ध एकदम से रुक जाता है। लेकिन दुनिया के लोगों को ये महसूस होता है कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे ये परमाणु ज्यादा देशों तक ना फैले, यानी कि ये परमाणु की जो क्षमता है यह ज्यादा देशों तक ना फैले। 1945 के बाद दो बड़ी शक्तियां उभरी, एक अमेरिका थी और एक थी यूएसएसआर। जो आज का आपका रूस है वो उस समय यूएसएसआर हुआ करता था। तो ये दोनों जो मेजर शक्तियां उभर के आई सामने, इनके अलावा इन्होंने क्या बनाया, एक यूएन बनाया, जिसको हम संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं। यह संस्था बनाई कि अब से अगर कोई किसी भी दो देशों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती है, तो ये जो संस्था है, वैश्विक संस्था है, ये चीजों को ठीक करेगी। ठीक है, यूएन बनाया, और यूएन में एक चीज बनाई, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद। इस परिषद में टोटल 15 सदस्य होते थे। इस 15 सदस्य, अभी भी 15 सदस्य होते हैं, 5 इसमें परमानेंट मेंबर चुने गए। यानी कि ये दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण देश होंगे, और जब भी इस तरह के संकट आएगा तो ये रोल प्ले करेंगे, अपनी कोई सकारात्मक भूमिका इसमें प्ले करेंगे। तो उसमें दो देश तो ये हो गए, यूएसए और आपका रूस, जो उस समय का यूएसएसआर था। तीन देश जो थे, एक फ्रांस, एक ब्रिटेन और एक चीन। तो इस तरह ये पांचों देश जो थे ये इसके सदस्य बन गए, और ये पांचों ही देश परमाणु संपन्न देश थे। यानी कि इन सब के पास परमाणु हथियार थे, और परमाणु हथियारों की जो त्रासदी है वो दुनिया 1945 में देख चुकी थी, किस तरह जापान में नुकसान हुआ। इसकी वजह से इन्होंने डिसाइड किया कि हम एक इस तरह की संधि बनाएं जिस संधि के तहत ये परमाणु हथियार बाकी देशों तक ना फैले, यानी बाकी देश कोई परमाणु क्षमता हासिल ना करें। यानी हम पांच तो समझदारी से अपना काम चला लेंगे, बट बाकी देशों के पास ये हथियार नहीं पहुंचने चाहिए। तो 1968 में उन्होंने एक संगठन बनाया, एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। यानी कि नॉन का मतलब होता है नहीं, और प्रोलिफरेशन का मतलब होता है फैलना, यानी कि अब परमाणु हथियार नहीं फैलने चाहिए। का हिंदी में नाम है परमाणु अप्रसार संधि। ये कब होती है? 1968 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था? परमाणु हथियारों पर रोक लगाना, जिसके बारे में हमने बात करी। सिर्फ 5 देशों को अनुमति थी, इसके बारे में हमने बात करी, यूएसए, रशिया, यूके जिसको इंग्लैंड बोला जाता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और आपका चीन, जो परमानेंट P5 यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर थे। ये 5 देश हथियार रख सकते हैं, उसके अलावा कोई परमाणु हथियार नहीं रखेगा। लेकिन ये 1968 में ट्रीटी आती है। 1971 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, उसके बाद 1998 में दूसरा परीक्षण किया।
हमने ये बोला दुनिया को कि भाई आपकी जो संधि है ये भेदभाव पे आधारित है, आपके पास कोई राइट नहीं है किसी और कंट्री को रोकना। आप सबसे पहले ये कीजिए, अपने परमाणु हथियार नष्ट कीजिए, उसके बाद दुनिया का कोई देश नहीं बनाएगा। लेकिन अपने परमाणु हथियार बिना नष्ट किए आप लोग अगर सिर्फ दूसरे देशों पे प्रतिबंध लगाते हो तो ये अनैतिक भी है और अन्याय भी है। इस तरह भारत, पाकिस्तान और इसराइल, इन तीन देशों ने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए। अगर आप सोच के देखिए, अगर इन्होंने अपने परमाणु हथियार विकसित कर लिए तो सिंपल सी बात है, इस संधि के तो ये सदस्य हो नहीं सकते, क्योंकि इस संधि का सदस्य बनने की जो पहली शर्त थी, वो पहली शर्त ही ये थी कि आपको अपने परमाणु हथियारों का प्रसार नहीं करना है। रही बात अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपने परमाणु हथियार नहीं बनाने हैं। इन अमेरिका ने ईरान को जबरदस्ती इसका सदस्य बना दिया था, एनपीटी का। लेकिन अभी ईरान लड़ाई की वजह से ये बोल रहा है कि मैं इससे बाहर आऊंगा, मुझे इसका सदस्य नहीं रहना है। इसकी वजह से ये एनपीटी जो संधि है ये न्यूज में है, तो इसके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया। आगे देखिए, जनगणना हो रही है, 16वीं जनगणना हो रही है और पहली बार पूरी तरह डिजिटल हो रही है। आपने देखा होगा पहले जब जनगणना होती थी तो पेपर पे होती थी, पेन से होती थी, आपके घर के सदस्य एंड ऑल सारी चीजें भरी जाती थी, बट अब पूरी तरह डिजिटल हो रही है। पहला चरण कब से हो रहा है? 1 अप्रैल 2026 से। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। एक तकनीक का यूज हो रहा है, जियो रेफरेंसिंग तकनीक, यानी इससे घर की लोकेशन को लोकेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हाउस के जो मेंबर है उनका डेटा इसमें डाला जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल जो है, जो जनगणना के मुख्य अधिकारी है, वो मृत्युंजय कुमार नारायण है, ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरा चरण वो फरवरी 2027 से शुरू होगा, ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे कुछ सिक्योरिटी के फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं, कुछ प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई जनगणना का डेटा लीक करता है तो उस पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगेगा, यानी एनएसए, यानी काफी गंभीर अपराध में उस पर मुकदमे दर्ज होंगे। और इसको जो है परमाणु केंद्र जैसी सुरक्षा दी गई है। एक और इंपॉर्टेंट बात है, आखिरी बार जो हमारे देश में जाति की गणना हुई है, यानी जनगणना एक तो सिंपल की कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, किस हाउस होल्ड के पास में एक बाइक है, कार है, मोटर्स है, वट, ये सारी चीजें एक जनरल चीजें। जाति की जो गणना हुई है, यानी कि हर हाउस होल्ड से जाके पूछना कि आप किस कास्ट के हैं, ये 1931 में हुआ। यानी आजादी के बाद पहली बार इस जनगणना में जाति की गणना भी की जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। आगे कुछ बात जो है अपन कर लेते हैं, ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच में जो युद्ध हो रहा है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो युद्ध है अब एक्सपेंड होता जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत सारे जितने भी एक उम्मीदें लगाए बैठे थे कि थोड़े दिनों में रुक जाएगा, बट ये किसी भी कंडीशन में रुकने नहीं जा रहा है। कैसे फैल रहा है, कैसे इम्पेक्ट करेगा, कुछ विजुअल्स और मैप के माध्यम से आगे अपन समझते हैं। यहाँ यमन से इसराइल पे मिसाइल हमला हुआ है, इस बात को हम समझेंगे आगे वाली स्लाइड्स में। और हूतियों ने 2000 किमी से हमला किया है, ये भी समझेंगे। ईरान का हमला हुआ है किस पे? सऊदी अरब पे। और वहां के एयरबेस पे जहां अमेरिकी सैनिक रहते थे वहां पे हमला किया और काफी सैनिक वहां घायल हुए हैं। ठीक है, अबू धाबी में एक जगह मिसाइल गिरी है जहां पे कुछ भारतीय परिवार और भारतीय लोग भी प्रभावित हुए हैं। इस पूरी बात को अगली स्लाइड्स में अपन समझते हैं। देखो दोस्तों, ये है ईरान। आप ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो याद रखेंगे और उससे चीजों को कनेक्ट करेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ये आपका ईरान है, ठीक है। ये हमारी गल्फ की, पर्शियन गल्फ है जो खाड़ी है। ये सऊदी अरेबिया है यहाँ पे, ठीक है। ये इराक है। अब आप अमेरिका को कहीं भी यहाँ इमेजिन करें, यहाँ अमेरिका है, ठीक है, कहीं भी। और क्योंकि बहुत दूर है, ईरान से बहुत दूर है अमेरिका की जो लोकेशन है, ठीक है। तो ईरान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो अमेरिका पे सीधा यहाँ से यहाँ मिसाइल हमला कर सके। ये क्षमता उसके पास नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब आप इसराइल को इमेजिन करें, ये आपका इसराइल रहा यहाँ, ये इसराइल है, ये छोटा सा इस तरह का कंट्री है इसराइल, ठीक है। और ईरान इतना बड़ा, ये है आपका इसराइल, ठीक है। तो ईरान की क्षमता ये तो है, तो ईरान एक तो कर रहा है लगातार इसराइल पे यहाँ हमले कर रहा है, ठीक है। हुआ क्या था बेसिकली, अमेरिका ने और इसराइल ने मिलकर ईरान पे हमला किया था। ईरान का एक सुप्रीम लीडर था अयतोल्ला खमेनी, उसको मार गिराया था इन्होंने। मार गिराने के बाद इन्होंने ये सोचा था कि दुनिया बेवकूफ है, ईरान वाले डर जाएंगे हमसे और ये कुछ भी रिटालिएट नहीं करेंगे। लेकिन ईरान ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब इनको दिया है कि इनकी हालत अब खराब होने लगी है। तो इन्होंने अमेरिका पे तो हमले कर नहीं रहे, ईरान क्या है, सबसे पहले यहाँ इस पे बहुत सारे हमले कर रहा है। अब ईरान ने एक चीज और करी, ये आपको एक छोटा सा यहाँ एक बिंदु दिख रहा होगा, इसको बोला जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। ये किसको जोड़ता है? पर्शियन खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है।
यहाँ आपको पता है ये ईरान है पूरा, यहाँ तक ईरान ने इस पे कब्जा कर लिया है। और दुनिया के देशों को ये बोला जा रहा है कि आपका जहाज अगर यहाँ से गुजरेगा तो हमें टैक्स देना पड़ेगा, हम आपसे पैसा लेंगे तभी आपके जहाज को जाने देंगे। आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि सर जहाज क्यों जा रहे हैं यहाँ से। देखिए दोस्तों, ये जो एरिया है पूरा ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और आपका यूएई, ये और यहाँ कतर एक छोटा सा देश है, ये सब मिलके दुनिया का 50% से ज्यादा आपका तेल और गैस जो है इनका भंडारण इनके पास है और ये दुनिया के देशों को बेचते हैं। हमारी ऊर्जा जरूरत का 80% जो गैस है और लगभग 60% जो तेल है वो इसी मार्ग से आता है। और इस मार्ग पे अभी किसने, ईरान ने अपना होल्ड बना रखा है, अपनी छोटी छोटी बोट्स के माध्यम से इन्होंने तैनात कर रखा है यहाँ, ठीक है, छोटी छोटी जगह। और इस तरह से वो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों को अपनी अनुमति से भेज रहा है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। अब यहाँ तक तो ठीक था, दुनिया संभाल रही थी। दुनिया ने क्या अल्टरनेट निकाला, जैसे ये सऊदी अरेबिया है, इस तरह ये इधर एक एरिया हो गया। दूसरा ये है आपका भूमध्य सागर, ये है आपकी सुएज नहर जिसके बारे में आप जीके में पढ़ते होंगे, और ये आपका लाल सागर है। सुएज नहर का काम क्या है, भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से। और नीचे है ये बाब अल मंडाब की वो जो स्टेट है, बाब अल मंडाब, और ये है अडन की खाड़ी, और ये है आपका रेड सी। तो इन्होंने ये दिमाग लगाया कि ठीक है उधर प्रॉब्लम है, हम अपने तेल के जहाज जो भारत और दूसरे देशों को भेजने यहाँ से भेज देंगे। अब यहाँ भी एक प्रॉब्लम हो गई है। यहाँ एक आपको छोटा सा देश दिख रहा होगा, यमन। यहाँ पे रहते हैं हूती विद्रोही। हूती विद्रोही बेसिकली क्या है, ईरान की जो सत्ता है उसके खिलाफ वो लोग है, यमन की जो सत्ता है उसके खिलाफ है। और ईरान ने इनको बहुत सारा पैसा और हथियार दिया बहुत लंबे टाइम से, ये सोच के कि किसी दिन जब मौका आएगा तो ये हमारे काम आएंगे, और आज वो मौका इस लड़ाई ने दे दिया। अब ये हूती विद्रोही इन्होंने इस यमन के 60% एरिया पे कब्जा कर रखा है। अब यहां से गुजरने वाले जो जहाज है उन पे हमला कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ यहां से गुजरने वाले जहाज पे ही हमला नहीं कर रहे हैं, ये यहां से आगे बढ़ के और इसराइल पे इन्होंने मिसाइल से हमला किया है। ये अपने आप में, अब आप इसराइल की सिचुएशन देखेंगे, एक तो छोटा सा कंट्री है इतना सा, और यमन से भी हमले हो रहे हैं, और आपके ईरान से भी इसराइल पे हमले हो रहे हैं। तो यहां से भी जो कार्गोज जो जहाज गुजरने वाले थे वो भी अब संकट में है। तो ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यही भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, हमने पढ़ लिया। कौन सी, सुएज नहर। यह आपकी सुएज नहर है, यह आपका भूमध्य सागर है, और यह आपका लाल सागर है। लाल सागर को भूमध्य सागर से सुएज नहर जोड़ती है। आपको इजीली यहाँ पे दिख रहा होगा। और मैप के माध्यम से पढ़ने का फायदा यह है कि चीजें आपको याद रहती है, लॉन्ग टर्म पे आप लॉन्ग टर्म के लिए आप चीजों को याद रख सकते हैं। और विश्व के 30% जो टैंकर है वो यहीं से गुजरते हैं, यानी 30% जो टैंकर है वो यहीं से गुजरते हैं, यहाँ से होते हुए सुएज नहर से ऊपर पूरा आपका यूरोप और अमेरिका तक ये जाते हैं, और नीचे भी हिंद महासागर की तरफ जाते हैं। बाप अल मंदेब जिसके बारे में हमने बात करी, यह सुएज नहर का एग्जिट चौक पॉइंट है जिसपे हूतियों ने कब्जा कर लिया है। ये जो बाप अल मंडप एक छोटा सा एरिया जिसके दोनों साइड लैंड है, यहाँ भी लैंड है, यहाँ भी लैंड है, और बीच में ये एरिया जो है बाप अल मंडप है जिसपे हूतियों ने कब्जा कर लिया। यहाँ पे जो हॉर्मुज है इस पे कब्जा कर रखा है ईरान ने, यानी दोनों ही रास्तों को, दोनों ही चौक पॉइंट को चौक कर दिया गया है। अब आगे देखिए हूतियों की ताकत, 200 से ज्यादा मिसाइलें हैं इनके पास, 250 से ज्यादा ड्रोन है, और 60% यमन पर कब्जा कर रखा है हूतियों ने। सोच के देखिए हमारे इंडिया में मान लो अगर कोई इस तरह का रेबल ग्रुप हो, तो 60% एरिया पे अगर कोई कब्जा कर लेता है तो आप सोच के देखिए वहां की सरकार ही वही है, तो 30% जो व्यापार है वो वहां से होता है, ठीक है। आगे कुछ, जब इस तरह की चीजें होती है, देखिए हम डायरेक्ट युद्ध में नहीं है लेकिन हमारे इंटरेस्ट प्रभावित हो रहे हैं, यानी हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। आप सोचेंगे कैसे, देखिए हमें गैस चाहिए, तेल चाहिए, आपको पता है बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, और काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है हमारी तेल और गैस पे। और जब इस तरह की समस्याएं जो हमने सब्जी अगर आ रही है तो हमारे देश के लिए चिंता की बात है। तो मोदी जी ने किससे, मोहम्मद बिन सलमान जो है सऊदी सऊदी अरब के प्रिंस है, उनसे बात करी कि भाई आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हो, कैसे टैकल करोगे, ठीक है। उसके बाद इस्लामाबाद में भी बैठक हो रही क्योंकि पाकिस्तान की हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। और अमेरिकी एक युद्धपोत जो है, युद्धपोत एक बड़ा सा कैरियर होता है जिसपे फाइटर जेट टेक ऑफ भी कर सकते हैं, लैंड कर सकते हैं, ऑपरेशन कैरी आउट कर सकते हैं। तो वो उसमें जो मरीन कमांडो है 3500, वो वहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ निश्चित होती है कि चीज़ें अब जल्दी सामान्य होने वाली नहीं है। हमने आज बात करी शीतल देवी के बारे में, ठीक है। ये जो है पैरा एथलेटिक्स है, पैरा आर्चरी है, और इनको
आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का अवार्ड मिला है। प्रहार मिसाइल के बारे में बात करी, अडानी डिफेंस ने बनाई है और दी है अपने भारतीय सेना को, जो कि एक मशीन गन है। गोडाउन जो है 10 साल बाद आयुष्मान की लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। 10 साल बाद कच्छ में एक गोडाउन का जन्म हुआ है, अच्छी बात है। हमारा जो लुप्त प्राय जो पक्षी है ये वापस देखने को मिल रहा है, और बेसिकली गुजरात और राजस्थान में ही मिलता है। आईओएनएस की अध्यक्षता भारत कर रहा है 16 साल के बाद। अगली जो न्यूज हमने जनगणना 2027 के बारे में बात करी, जिसका पहला चरण 1 अप्रैल 2026 से शुरू हो रहा है, दूसरा फरवरी 2027 से शुरू होगा। और मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा है उसके बारे में हमने बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूं आपको डिस्कशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद।